नमस्कार सभी को, स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय एवं साहित्य की विशेषताएं, या ये कहिए जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। इनका जो है किसी भी, चाहे वो कवि हो चाहे वो लेखक हो, का जीवन परिचय अगर जानना है तो सबसे पहले उनके जीवन में या उनके कार्यों से या उनके व्यक्तित्व की पहचान क्या है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में विशेषकर उपन्यासों के कारण से, क्योंकि इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली हुई है। ज्यादातर जो आलोचक या विद्वानों ने ये उपाधि दी है। और कथा सिरमौर, जो कथानक वो देते हैं और जो कथा बुनते हैं वो लाजवाब है। और उनकी कथाओं में आगे आदर्शवादी और यथार्थवाद, 19वीं सदी में जब से गद्य आया या जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बाद भारतीय हिंदू युग द्विवेदी युग में एक बहस जो छिड़ी थी आदर्शवाद और यथार्थवाद की, कि आदर्शवाद पर यथार्थवाद नहीं चल सकता है, आदर्शवाद के साथ यथार्थवाद और यथार्थवाद के आदर्शवाद नहीं चल सकता। ये दोनों ही का मिलन मुंशी प्रेमचंद जी ने करवाया अपनी कथाओं में, चाहे वो कहानियों में हो या उपन्यासों में। इसलिए आदर्शवादी और यथार्थवादी जो है दोनों ही, यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय का की वाचक हैं वो। और भारतीय संस्कृति के प्रहरी इनके जो साहित्य है, चाहे वो कहानियों का कथानक है या उपन्यास का कथानक है, उनमें भारतीय संस्कृति के ग्रामीण शहरी सब प्रकार के जो है प्रसंग आपको मिल जाएंगे। इसलिए इनको भारतीय संस्कृति का प्रहरी के रूप में देखा जाता है और आधुनिक काल के सबसे सशक्त साहित्यकार ये नजर आते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी की पहचान है, ये उन्होंने कमाया है। जो इतनी बड़ी बड़ी जो है शब्दावली मुंशी प्रेमचंद जी के लिए रची है, लिखी जाती है, कारण है कि उनका कार्य बोल रहा है, उनका साहित्य है जो चीख चीख कर जो है कह रहा है। और वो इस प्रकार की शब्दावली के लिए विद्वानों को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि कार्य बोलता है। ये कार्य उन्होंने किया। उपन्यास सम्राट है, कथा सिरमौर है, आदर्शवादी और यथार्थवादी का समन्वय कराने वाले जो है साहित्यकार हैं, भारतीय संस्कृति के प्रहरी हैं, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, सब प्रकार के प्रसंग मिल जाते हैं और आधुनिक काल के सबसे सशक्त साहित्यकार हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी की पहचान। आइए बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के का जन्म कब और कहां पे हुआ। आइए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 30 जुलाई 1880 को 30 जुलाई 1880 को वाराणसी, जिला वाराणसी, गांव लम्ही गांव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, या ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में लम्ही गांव में 30 जुलाई 1980 को हुआ। किसी भी प्रकार जो इसका उसको याद, जो विद्यार्थी जिस तरीके से याद रख सकता है वो अपना सुविधा से देखे, लेकिन ज्यादातर मैं इसी तरीके से लिखता हूं कि 30 जुलाई 1880 को लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, ताकि याद करने में सुविधा रहे। और इनके बचपन का नाम नवाब राय था और इसी नाम से ये उर्दू में लिखते भी थे। सभी को पता है कि अंग्रेजों ने इनकी कई सारी पुस्तकें जो जब्त कर ली थी, जो सोजे वतन जो पुस्तक थी उनको जब्त कर लिया था। और 2 उपन्यास भी जो थे इनके पहले उर्दू में लिखे थे, उसके बाद वो हिंदी में लिखने लगे। अब जानते हैं उनकी परिवार में कौन कौन थे। मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी का नाम अजायब राय और माता आनंदी देवी, पत्नी शिवा रानी, ये दूसरी पत्नी है इनकी। पहली पत्नी से पहले विवाह हुआ था उनका, ये दूसरी पत्नी है शिवा रानी, जो साहित्यकार थी और जिन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रेमचंद घर में। और इनकी बेटी का नाम कमला था, प्रेमचंद की बेटी का नाम। और 2 पुत्र थे, अमृत राय और श्रीपत राय। अमृत राय भी साहित्यकार हैं हिंदी साहित्य की। अब आइए जानते हैं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में
कि जब ये 7 वर्ष की आयु में थे मुंशी प्रेमचंद जी, तब तो इनको माता जी छोड़कर चली गई, संसार में अकेला छोड़ दिया। और जब ये 9 वर्ष की आयु में थे तब पिताजी संसार को छोड़कर विदा हो गए और इनको दुनिया में अकेला छोड़ दिया। नहीं, बचपन से ही मुसीबतों का पहाड़ मुंशी प्रेमचंद जी के रहा और बड़ा ही कठिनाइयों भरा इनका जीवन दिखाई पड़ता है। अब आइए शिक्षा की बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने विद्यार्थियों की सुविधा के लिहाज से बनाए हैं। कारण है कि इनको याद करने में आसानी रहती है, और जब विद्यार्थी इनको किसी परीक्षा में लिखें तो इनको एक जो है अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे, पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे, तब ये पॉइंट, ये आरो के निशान जो है विद्यार्थी हटा दें। ये सिर्फ याद करने के लिहाज से जो है बनाए गए हैं। उसके बाद इसको एक पैराग्राफ का रूप देंगे ताकि आपका जो साहित्यिक या जीवन परिचय है वो लिखने में सुंदर लगे। ये सिर्फ याद करने के लिहाज से ऐसे बनाएंगे, विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आइए शिक्षा। इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है स्थानीय मदरसे में हुई। गांव में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है मुस्लिम बहुल गांव थे और वहां जो शिक्षा मदरसों में होती थी उन दिनों में। और 10वीं की कक्षा 1998 में पास की, सॉरी 1898 में, माफी चाहूंगा, 1898 में पास की और 10वीं पास करके अध्यापक का कार्य इन्होंने किया। उसके बाद 1910 में इन्होंने बीए पास किया और फिर पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया। और 1910 में बीए पास करके सब इंस्पेक्टर का कार्य किया और जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था तब ये सेवा से निवृत्त होकर या ये नौकरी छोड़कर फिर साहित्य साधना में लगे, क्योंकि उसमें सक्रिय भागीदारी गांधी जी के आंदोलन में इन्होंने की और गांधी जी से बहुत प्रभावित नजर आते हैं। बहुत सारे उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। अब इन्होंने साहित्य के रूप में क्या क्या कार्य किए? अब सबसे पहले एक संपादक के रूप में इन्होंने क्या किया है? पत्रिकाएं थी, माधुरी, मर्यादा, हंस व जागरण पत्रिकाओं का सफल संपादन इन्होंने किया है। अब इसके बाद सफल संपादन इन्होंने किया और प्रमुख रचनाएं। अब रचनाओं में हमने पहले ऊपर ही कहा उपन्यास सम्राट और कथा सिरमौर, हमने कहीं कवि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि ये साहित्यकार गद्यकार के रूप में पहचान है इनकी, तो इसलिए इनकी रचनाओं में मुख्यतः गद्य की रचनाएं मिलेंगी। अब आइए देखते हैं। सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। एक बार फिर से, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम और गोदान। इन सभी उपन्यासों की कथानक या विषय वस्तु आदर्शवादी और यथार्थवाद का समन्वय, यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय देखने को मिलता है। ये इनके प्रमुख उपन्यास। उसके बाद गुप्त धन, ये इनका जो है कहानी संग्रह है और एक है मानसरोवर के। गुप्त धन के 2 भाग हैं और मानसरोवर के 8 भाग हैं और इनमें 2 भाग गुप्त धन और 8 भाग मानसरोवर के। मानसरोवर 1, मानसरोवर 2, मानसरोवर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार 8 भाग हैं और इन दोनों 8 ये कहानी संग्रह और 2 ये 10, 300 से ज्यादा कहानियां हैं। बड़े ही सशक्त साहित्यकार दिखाई पड़ते हैं और 1936 में ये हमसे विदा हो गए। ये संसार छोड़कर चले गए और उससे पहले हमें एक जो है प्रगतिशील लेखक संघ जो है देंगे, जिसके बाद हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद आया है या प्रगतिवादी कविताएं लिखी जाने लगी हैं। एक विचारधारा ये दे के गए विरासत के रूप। अब आइए बात करते हैं
मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, बार बार ये सवाल कक्षा में भी या कमेंट में भी पूछते हैं या कॉलेज में भी पूछते हैं। उनका सवाल होता है कि सर किसी भी साहित्यकार या कवि का जीवन परिचय उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक या रचना संसार तक ठीक रहेगा या साहित्यिक विशेषताएं लिखी जाएंगी। एक बार फिर वही मेरा जवाब है कि किसी भी साहित्यकार का जन्म, उसकी शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका जो कार्य है या कार्य क्षेत्र है या विभिन्न उनके जो पुरस्कार हैं, वो तो जीवन का हिस्सा है ही, लेकिन जो उन्होंने साहित्य रचा है और उन साहित्य में जो भाव, जो अभिव्यक्ति की है, उसके बिना कवि के आंतरिक जीवन को नहीं जान पाएगी। क्योंकि जो अंतर्मन में जो भाव आए वो पुस्तकों में लिख दिया और वही तो जीवन जिया उन्होंने समाज में, क्योंकि उसी को जो महसूस किया, वहीं से सामग्री जुटाई जिस समाज से, वो सामग्री को जो सोच थी उनकी समाज को लेकर, वही अपनी पुस्तकों में अभिव्यक्त कर दी। तो जब तक उनकी अभिव्यक्ति को नहीं समझेंगे तब तक उनके व्यक्तित्व को नहीं समझा जाएगा, उनके जीवन को सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो है आप परीक्षा के अनुरूप या आपके जितने भी नंबरों का जो सवाल होता है उसके अनुरूप भले ही थोड़ा लिखें, लेकिन साहित्यिक विशेषताओं को अवश्य लिखना चाहिए। मेरा यही जवाब रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए। तो सब ये बहुत आवश्यक है कि उसकी साहित्यिक विशेषताएं लिखी जाए। आइए बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं या साहित्यिक जीवन। विषयों की विविधता। मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुखता से ये मान सकते हैं कि उन्होंने जो ऊपर हमने लिखा भारतीय संस्कृति, ग्रामीण और शहरी, हर प्रकार के ग्रामीण जीवन के, ग्रामीणांचल के किसान, मजदूर, कारीगर, दुकानदार, बीड़ी पीने वाले, चिलम पीने वाले, तंबाकू पीने वाले, गुटखा खाने वाले, शराबी, चोर, उचक्के, आर्थिक अभाव से जूझते, पीड़ित नारी, अभाव में जीते हुए बच्चे, बहुत बिखरा हुआ जीवन जो भारतीय संस्कृति में जो है, जिसके जीवंत जिनको हम कह सकते हैं, वो विषय मिलते हैं। एक विषय पर राजा रानी की काल्पनिक कहानियां नहीं है, वो जो कल्पनाओं और जासूसी अय्यारी की जो विषय वस्तु थी इनसे पूर्ववर्ती साहित्यकारों की, उसको छोड़कर ये पूर्णतः भारतीय संस्कृति के प्रहरी के रूप में हमें दिखाई देती। और शहरों में भी, चाहे वो मिल मालिक हो, चाहे प्रोफेसर हो या पढ़े लिखे नौजवान हो, और उनकी जो विसंगतियां हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, वो सब मुंशी प्रेमचंद जी के विषय बन पाए। और चाहे आप उनका गोदान लें, गोदान में ग्रामीण और शहरी संस्कृति लें, इसी प्रकार ईदगाह कहानी में ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति दोनों के वर्णन है। विषयों की विविधता दिखती है। कफन में दो जो है नशेड़ी, चिलम पीने वाले जो पिता पुत्र की कहानी है। इसी प्रकार आदर्शवादी अगर कथाओं में देखी जाए, दो बैलों की कथा, दूध का दाम, जिसमें आदर्श और यथार्थवाद का समन्वय, विषयों की विविधता भरी पड़ी। यानी कि ये कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने विषयों को छुआ, शायद ही कोई हिंदी का साहित्यकार उन विषयों को छू पाया हो। हर प्रकार के जीवन, जितना भी भारतीय जो ग्रामीण अंचल में है, दूर देहात में है, उसके सभी के चित्र देखने को मिल जाते हैं। हर गली मोहल्ले के उनकी कथा कहानियों को पढ़कर ये लगता है कि हम अपने आसपास की कहानियां पढ़ रहे हैं, अपने हमारे आसपास के प्रसंग हैं। जिस प्रकार एक प्रसंग का मैं उल्लेख करता हूं कि जैसे दादी आमीना की कहानी है, ईदगाह में एक आर्थिक अभाव से जूझती हुई जो बूढ़ी औरत है, ऐसी हमारे गांव गली मोहल्ले में ऐसी औरतें मिल जाएंगी। वो एक अकेली नहीं है, उनके जो है वो सब उन वृद्ध महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार जो कफन कहानी में पिता पुत्र चिलम पीने वाले हैं,
ऐसे नशेड़ी आपको हर गली मोहल्ले में, गांव में, आंचल में, दूर देहात में, जो शिक्षा के भाव में, जिनको जीवन का ही पता नहीं, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाएंगे। और उनको जीवंत रूप यानी उनके जीवन के विभिन्न विषयों को मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है प्रस्तुत किया अपनी कथाओं में, अपनी कहानियों में। कथा शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कथानक उपन्यास में भी होता है और कहानी में भी होता है। आइए बात करते हैं अगली विशेषता क्या है, समाज सुधार की भावना। मुंशी प्रेमचंद जी कई जगह गांधी जी से भी प्रभावित नजर आते हैं और कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित नजर आते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो भारतीय समाज में और भारतीय धर्म में जितनी भी विसंगतियां हैं उनकी खिलाफत या उनको सुधार की प्रवृत्ति, ये कहें उनकी सुधार की प्रवृत्ति जो है, उन विसंगतियों को दूर करके समाज को जो है जागृति लेके आना चाहते, एक बदलाव लेकर आना उनका उद्देश्य रहा है। वो जो कहानियां हैं, चाहे वो दूध का दाम, दूध के दाम में क्या प्रसंग जो आता है कि एक उच्च जाति के घर में बच्चा पैदा होता है और उसकी मां को दूध नहीं आता और उनके घर में जो काम करने वाली होती है मेहतरानी, उसका दूध उसको पिलाया जाता है, तब वो जातिवाद नजर नहीं आता। तो यहां जो है उस आदर्शवाद और यथार्थवाद को दिखाया गया कि यथार्थ तो यही है कि गांव में जो जाति बंधन है बहुत कड़े हैं, लेकिन जब जीवन की बात आती है तो वहां आदर्श आ जाता है कि नहीं, बच्चे का जीवन बचाना है तो वहां जाति बड़ी नहीं है। इस प्रकार का कथानक मुंशी प्रेमचंद जी ने उठाया। इसी प्रकार गोदान में समाज की जो वास्तविकता है कि किसान एक गाय के लिए तड़पता है कि उसके घर के द्वार पर गाय बंधी हो खुट्टे के, और यही इच्छा बहुत बड़ी है उसके जीवन की, और उसके लिए सारी उम्र। और जब गाय बंध भी जाती है तो उसके परिवार के, यानी कि वास्तविक सच्चाई जो इस समाज की है, जो विसंगति समाज की, परिवार के ही लोग जो है उससे जो है जलन करने लग जाते हैं या उसको ऐसा देखना ही नहीं चाहते, और उसका भाई उसको सुई या नुकीली चीज देकर जो है उस गाय को मार देता है। इसी प्रकार पूस की रात में किसान के उस वास्तविक जीवन की, जो हमारे समाज की विसंगति है कि समाज में किसान की हालत जो है बड़ी खस्ता है और आर्थिक जीवन बड़ा कठिन रहता है उसका। और इसी प्रकार निर्मला में दहेज या अनमेल विवाह, नारी की आभूषणों की लालसा, ये जो विसंगति देखने को मिलती है। और प्रेम आश्रम में भी समाज के विभिन्न विसंगतियों के ऊपर प्रेमचंद ने खुलकर चर्चा की है। विद्यार्थियों, ये छोटे कहानियों के नाम या उपन्यास के नाम इसीलिए लिए हैं ताकि आप इनको पढ़कर इस पॉइंट को क्लियर कर सकें, इसको ध्यान से देख सकें, ताकि आपको पता लग जाए कि कहानियों के नाम है तो इसमें किस विषय को छुआ है या किस विषय को बताना है, किस प्रसंग का वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी कर रहे हैं। तो समाज की भावना या समाज सुधार की प्रवृत्ति मुंशी प्रेमचंद की रही है, और कारण था कि जो एक प्रकार की उनको कड़ी चुनौती जो मिल रही थी उस समय की, जो विचारधारा विभिन्न आलोचकों में, विभिन्न साहित्यकारों में थी कि यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय नहीं हो सकता, वो जो है आदर्श और यथार्थ का समन्वय करवाकर उन्होंने बताया है कि वास्तव में मुंशी प्रेमचंद जी समाज को किस प्रकार नई दिशा दे सकते हैं। जिस प्रकार 18वीं 19वीं शताब्दी में हमारे समाज सुधारकों ने जो है उस विकृत हुए, बिगड़े हुए समाज और धर्म को एकीकृत किया है और उस समाज को सही रास्ते पर चलाया है, ऐसा ही दृष्टिकोण मुंशी प्रेमचंद जी का जो है दिखाई पड़ता है। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट उनका, आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय। कई सारी बातें तो ऊपर वाले पॉइंट में जो अभी हम डिस्कस कर रहे, चर्चा कर रहे थे, उसमें ही क्लियर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो इनकी जो कहानियां हैं, दीपदान, पूस की रात और गोदान के प्रसंग, हम उनके आदर्शवाद की जो है बातें देख सकते हैं। अब पूस की रात का जिक्र नहीं करूंगा मैं यहाँ, क्योंकि ऊपर पूस की रात का जिक्र कर लिया। गोदान का एक अन्य प्रसंग देखते हैं जिसमें आदर्श और यथार्थवाद झलकता है। अब देखिए, वास्तविकता यह है कि जो शहरी जो जीवन का वर्णन किया गया गोदान में,
मील मालिक खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी और प्रोफेसर मेहता। एक बार गोविंदी जो है लड़ झगड़ कर वो जा रही थी। कारण था खन्ना साहब उनको, उसके परिवार को टाइम नहीं दे रहे थे। वो अपने कारोबार के लिए इधर उधर या अपने मित्रों से, विभिन्न कारोबारियों से मिलना जुलना, विभिन्न प्रकार की पार्टियां, मेलजोल। तो ऐसे में एक दिन गोविंदी उनसे नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है और बीच रास्ते में प्रोफेसर मेहता मिलते। ये वास्तविकता है कि जब किसी परिवार का संचालक ही परिवार के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो परिवार बिखरते हैं, विखंडित होते हैं। ये सच्चाई, ये यहां यथार्थवाद है। इसी प्रकार यथार्थवाद है कि होरी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। होरी के घर में खाने पीने के लाले हैं, सब दूसरे आसपास पड़ोस के लोग उससे जलते हैं। लेकिन उसका बेटा गोवर्धन, जिसको गोवर कहा गया, जब वो प्रेम विवाह करके एक लड़की को लेकर आता है तो उसकी पत्नी झुनिया डटकर समाज का सामना करती है। वो एक यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय है। इसी प्रकार जो गोदान में वो जो शहरी जीवन की बात की जा रही थी कि वहां पर प्रोफेसर मेहता गोविंदी को ये कहते हैं कि आप जीवन में क्या चाहती हैं, और वो कहते हैं कि मां से बढ़कर कोई पद नहीं होता। अब यहां पर गोविंदी हार जाती है और फिर वापस लौट आती है कि भारतीय संस्कृति में जो मां का जो कद है, मां का जो नाता है, वो सबसे बड़ा माना गया है। और इसलिए प्रोफेसर मेहता उसको मना कर ले गया था कि मां ही किसी परिवार का आधार है। यही भारतीय संस्कृति है। और यही भारतीय संस्कृति में जो आदर्शवाद है, जो आदर्शवाद परिवार को चलाने का, जाति को तोड़ने का या मुसीबतों से लड़ने का, एकता के साथ चलने का, जो समाज की जो विभिन्न विसंगतियां थी, जो विभिन्न आदर्श जो प्रस्तुत किए थे उस समय के समाज और धर्म को पुनः जागृत करने के लिए उन समाज सुधारकों के, वो सारे प्रभाव प्रेमचंद जी में दिखाई पड़ते हैं। और वास्तव में जो चुनौती उस समय के विचारकों से प्रेमचंद जी को मिली थी कि आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय उन्होंने करवाया है, वो इनकी कहानियों में दिखाई पड़ता है, या उपन्यासों में, या ये कहें कि कथा में दिखाई पड़ता है। अब आइए बात करते हैं शोषितों के प्रति सहानुभूति। अभी हम बात कर रहे थे, जब इनकी मृत्यु 1936 में हुई तो ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करके गए थे। कारण था गांधी जी से प्रभावित थे और ये प्रभावित कार्ल मार्क्स जी से भी थे। वो प्रभाव कि किसी भी गरीब, किसान, मजदूर, कारीगर, उनके प्रति इनकी सहानुभूति थी। और उनकी विषयों की विविधता और विषयों की गहराई और विषयों के यथार्थ को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनका कथन है कि प्रेमचंद अपमानित और शोषितों की आवाज थी। ये किसान की, मजदूर की, वो सब वास्तविक बातों का जो है वर्णन करते हैं। गोदान में होरी, गोदान में गोवर्धन, वो सब जो शोषण का शिकार हैं। और उसमें दिखाया गया है कि पूंजीपति लोग कैसे गरीबों का शोषण करते हैं, कैसे उनको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सारे प्रसंग गोदान में देखने को मिल जाते हैं। और इस उपन्यास में जब हम विषयों की विविधता तो देखते ही देखते हैं, और जो उन्होंने होरी के प्रति, किसान के प्रति, या गांव के ग्रामीण शोषित, अपमानित, पीड़ित लोगों के प्रति जो सहानुभूति दिखाई है, वो बेजोड़ नजर आती है। तो इनके विभिन्न कहानियों में शोषितों के प्रति जो है वो सहानुभूति दिखाई देगी आपको। और ये जो छोटा सा इनका कथन है, ये विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है गांधी जी का प्रभाव। मुंशी प्रेमचंद जी अपने जीवन में
गांधी जी से तो प्रभावित थे ही, और इन्होंने जो है बहुत बार इनके द्वारा चलाए गए जो आंदोलन रहे उनमें भागीदारी की। जैसे कि हमने बात की थी कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और रोल टैक्स के विरोध के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया था, उस असहयोग आंदोलन में ये जो प्रमुख भागीदार रहे थे, और उस भागीदारी के कारण और इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होते नजर आए। और इन्होंने खुद कहा था कि मैं गांधी जी से बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि गांधी जी भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं, और मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलकर हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूं। भले ही भाषा के प्रसंग में बात कही हो, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि गांधी जी से प्रभावित हैं। वो उनके सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, उन जो विचार गांधी जी ने दिए हैं, उनका प्रभाव इनकी विभिन्न कहानियों में, विशेषकर आदर्शवाद में वो दिखाई पड़ता है। जितनी भी आदर्शवादी जो इनकी कहानियां हैं या कथाएं हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगली विशेषता है भारतीय संस्कृति का वर्णन। अब ऊपर हमने भारतीय संस्कृति के प्रहरी के रूप में इनको बताया है, तो भारतीय संस्कृति के चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो। फिर यहाँ पर एक ही उपन्यास जो बार बार जिसका के प्रसंग में दे रहा हूं, वो है गोदान। गोदान उपन्यास का कथानक है कि जिसमें भारत की ग्रामीण और शहरी हर प्रकार की संस्कृति के वो चित्र देखने को मिलते हैं, या ये कहें कि पूरे भारत का कथानक उस उपन्यास में देखने को मिल जाता है। गांव के लोगों की वो समस्याएं, चाहे वो एक किसान की के घर पे गाय बांधने की इच्छा हो, जो जीवन की सबसे बड़ी इच्छा घर में गाय हो, और जब गाय घर में गाय, उसके लिए तमाम उम्र मेहनत करना, और गाय आ गई तो परिवार के ही लोग उससे जलन महसूस करते हैं, और उसी के भाई द्वारा उसको नुकीली चीज दे दी जाती और गाय मर जाती है। उसके अलावा गाय होरी जो है अपने भाई द्वारा जो खेत में पेड़ थे, वो पेड़ बेच दिए जाते हैं, उनके पैसे उसका होरी का भाई हीरा उसको नहीं देता। ये छोटी छोटी जो बेईमानियां, छोटी छोटी जो विसंगतियां हैं भारतीय संस्कृति की, वो सारी ग्रामीण संस्कृति या शहरी संस्कृति, गोविंदी की कथा, खन्ना की कथा, प्रोफेसर मेहता की कथा, मालती की कथा, ये सारे प्रसंग वो पढ़े लिखे, वो पूंजीपति लोग, वो मिल के मालिक, वो नौकरी पैसा लोग, वो मजदूर, वो किसान, वो गरीब, वो दलित, वो मुस्लिम, वो विभिन्न प्रकार के जो भारतीय संस्कृति के संभावक या संचालक जो जीवन के अंश हैं, चाहे वो किसान के रूप में है, चाहे काश्तकार के रूप में है, चाहे बुनकर के रूप में है, चाहे कोई छोटा किसान है, सब प्रकार के मजदूर है, नशेड़ी है, इनकी जो संस्कृति में जो दिखता है उसी को ही जीवंत रूप में मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में, अपनी कथाओं में सम्मिलित करते हैं। और उनकी जितनी भी कहानियां हैं, 300 से ज्यादा, और उनके जितने भी उपन्यास हैं, वो भारतीय संस्कृति के सब रंग देखने को आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पात्रों का सजीव चित्रण। कोई भी कथाकार है जब पात्र योजना को लेकर चलता है, क्योंकि पात्रों के बिना कथानक आगे नहीं बढ़ता। पहली बात तो कथानक को गति मिलती है, और कोई भी कथाकार या साहित्यकार मुख्य और गौण दोनों प्रकार, गौण जिसको सहायक पात्र भी कहते हैं, मुख्य पात्रों को और गौण पात्रों को दोनों का प्रयोग करता है। क्योंकि जब तक मुख्य पात्र या नायक नायिका के जीवन को, चरित्र को उभारा नहीं जाएगा, तब तक कथा में या कहानी में, कथानक में जान नहीं आएगी। और उस कथानक में जान लेके आने में सहायक कौन होते हैं? गौण पात्र, जो मुख्य पात्र के इर्द गिर्द जो है उनका जीवन होता है। तो मुख्य और गौण दोनों प्रकार के पात्रों का। और दूसरा है कि किसी भी कथा में पात्रों की संख्या
इतनी नहीं होनी चाहिए कि पाठक और श्रोता वर्ग जो है पहचान ही ना पाए, वो कथानक को समझ ही ना पाए। इसलिए इनके जो है चाहे वो उपन्यास हो या कहानी हो, उनमें पात्रों की संख्या सीमित रखी गई है और सीमित पात्र संख्या के कारण पाठक या श्रोता इनके कथानक से जुड़ा रहता है और उन पात्रों के व्यक्तित्व को सही से समझ पाता है। और उसके बाद इनके पात्र सभी वर्गों से हैं, अमीर गरीब, पूंजीपति, शोषित पीड़ित, शोषक, सब प्रकार के। क्योंकि देखिए, जब तक किसी भी कथा में खलनायक ना हो तो नायक का जीवन चरित्र उभर कर नहीं आता। जितना खतरनाक खलनायक होगा उतना ही चरित्र उभर कर नायक का आएगा। जितने भी घटना प्रसंग नकारात्मक होंगी और नायक का या नायिका का व्यक्तित्व उतना ही उभर कर दिखाई देगा और उतना ही पाठक वर्ग या श्रोता वर्ग उस कथानक से जुड़ पाएगा। तो सभी वर्गों के पात्र हैं। और उसके बाद ग्रामीण व शहरी संस्कृति, गांव के हर प्रकार के, जैसे प्रसंगों की बात करी थी वैसे ही जो है गांव के हर प्रकार के पात्र, इसी प्रकार शहर के हर प्रकार के पात्र इनकी उसमें मिल जाएंगे। और पात्र क्या है, ये परिवेश को जीवंत करते हैं। जैसे कि कफन कहानी में वो चिलम पीने वाले पिता पुत्र हैं और वो कैसे जो है उसको, उस कथानक को जीवंत करते हैं, उस परिवेश को जीवंत करते हैं। लोगों द्वारा पैसे इकट्ठे किए जाते हैं कफन देने के लिए, लेकिन उनकी वो शराब पी जाते हैं और वो शराब पीकर झूमते हुए आते हैं। और जब उनमें बीच में बातचीत होती है, बेटा पिता से पूछता कि पिताजी अब कौन देगा कफन के बैज? पिता कहता अब की बार वही देंगे जिन्होंने पिछली बार दिए थे। ये उस परिवेश को जीवंत कर देते हैं और वो झूमते हुए आते हैं और कफन कहानी का उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार अन्य कहानियों में चाहे दो बैलों की कथा है या दूध का दाम है या बूढ़ी काकी है या नमक का दरोगा है, जितने भी पात्र हैं इनके, या गोदान उपन्यास है या निर्मला में, सभी पात्र जो है इनके परिवेश को जीवंत करने वाले इनके पात्र हैं। उसके बाद बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद जी भारत और भारतीयता से प्रेम करते थे। जैसे कि हमने अभी गांधी जी वाले पॉइंट में, गांधी जी के प्रभाव में बात की थी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता या काश्तकार और मजदूर को सुखी देखना चाहते थे और वो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते थे। और मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूं। तो वो एक हिंदुस्तानी भाषा चाहते थे, वो हिंदी और उर्दू का मिलाप चाहते थे। इसलिए इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दावली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अपनी कथाओं में खुलकर तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है और उसके साथ उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने खुलकर किया है। और विचार से प्रेमचंद जी प्रगतिवादी दृष्टिकोण के हैं, इसलिए भले इन्होंने हिंदी और उर्दू को मिलाने का प्रयास किया हो तो उससे बाहर जाकर प्रगतिवादी दृष्टिकोण से अंग्रेजी के शब्दों का भी, ताकि इनके जो घटना प्रसंग हैं या परिवेश है उसको जीवंत किया जा सके या वो वास्तविक यथार्थवादी लगे, इसलिए अंग्रेजी के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया। और बहुत जगह हिंदी और अंग्रेजी को जो आंचलिकरण इन्होंने किया, जिस प्रकार ईदगाह कहानी में छोटे बच्चों के बीच में कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल, ई कांस्टेबल, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उनका आंचलिकरण भी बहुत सारे शब्दों का इन्होंने किया है। इसके अलावा इन्होंने मुहावरे का प्रयोग और लोकोक्तियों का प्रयोग प्रसंगानुकूल हर कहानी और हर उपन्यास में जो है मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रेमचंद जी की शैली की। प्रेमचंद जी के जो कथाएं हैं उन्होंने मुख्य रूप से तो वर्णात्मक शैली मिलती है, वर्णात्मक के साथ विश्लेषणात्मक
और पात्रों को परिवेश को जीवंत और कथा को गति प्रदान करने के लिए या नाट्य के मोड़ स्थापित करने के लिए बहुत जगह इन्होंने कहानियों में भी, उपन्यासों में भी संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है। और जब आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय जिस कहानी में दिखाई पड़ता है, तो वहां कई जगह ये लगता है कि मैं शैली नहीं है, लेकिन पात्रों में दिखाई पड़ जाता है कि लेखक स्वयं ही उस पात्र में के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, यानी उनके विचार को प्रकट कर रहे हैं, जो साहित्य में मैं शैली कहा जाता है कि साहित्यकार जो स्वयं एक पात्र के रूप में हो, स्वयं पात्र के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बार पता चल जाता है। जिस प्रकार प्रेमचंद जी के ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व जो है गोदान का होरी करता है, और प्रेमचंद जी के शहरी जीवन का प्रतिनिधित्व प्रोफेसर मेहता करता है। वो आभास मात्र है, लेकिन मुख्यतः वर्णन, विश्लेषण और संवादात्मक शैली का प्रयोग इनके साहित्य में मिल जाता है। इस प्रकार जो है हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय जान पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जिन विद्यार्थियों के प्रेमचंद के जीवन और उनके साहित्य की विशेषताओं को लेकर जितने भी अंतर्मन में सवाल होंगे, उनका जवाब इस व्याख्यान से आप सभी को मिल जाएगा। धन्यवाद।